नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर है जहां पर श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस और वामपंथियों ने हमेशा ही सवाल खड़े किए हैं और ऐसे में अब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो कांग्रेस के सभी वयोवृद्ध नेताओं को पुरानी गलतियों को छोड़ भगवान श्री राम के शरण में जाना चाहिए। ये बात मंगलवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व जागृत हिंदू मंच के संयोजक डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने न्यू मार्केट डाक घर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। हाँ। फोटोग्राफी चल रही है। जब अपने मुद्दे समय अच्छा उसको दे दिया क्या? मणिशंकर ये को दे दिया। ममता पीछे नहीं आगे बैठा, हाँ पीछे बैठा। तो नजर कहाँ चला गया यार? वही से आ रहा हूँ। अरे यार किसी हो आप सबका आमंत्रित कर रहा है दीप उत्सव के लिए। देखिए, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए थे तो दिवाली मनाई गई थी और इस बार तो भगवान श्री राम सदियों के बाद आ रहे हैं तो पूरा विश्व आतुर है, क्योंकि इस सृष्टि की कल्पना भगवान श्री राम के बिना नहीं की जा सकती है। राम हमारे रोम रोम में है, राम हमारे आस्था के केंद्र बिंदु है। तो आज हमने यहाँ पे भोपाल के शहर के 5000 पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं जो संदेश माननीय मोदी जी ने दिया है कि हर घर में 5 दीपक जलाने हैं, बंधनवार लगानी है, खुशियाँ मनानी है, मिठाई बांटनी है, उसका काम हम करने जा रहे हैं। हर मन उत्साहित थे, पुलकित थे और निश्चित रूप से अपने प्रभु श्री राम के इतने सदियों के बाद प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को माननीय मोदी जी करने जा रहे हैं तो उमंग से भरे हुए लोग हैं इसलिए। और साथ ही साथ हमने इस मंच के माध्यम से आज दिग्विजय सिंह जी, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, स्टालिन और जिन जिन लोगों ने भी सनातन का विरोध किया है उनको 5 दीपक, तेल की शीशी और बाती भेजने का काम हमने किया है, क्योंकि इन्होंने हमेशा से ही मंदिर को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया। कपिल सिब्बल जी ने तो करोड़ों रुपए खर्च लेकर भी वहाँ पे कांग्रेस ने उनको सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने का और उन्होंने राम को काल्पनिक और उनके अस्तित्व को नकारने का काम किया। तो आज निश्चित रूप से ये हमने भेजकर उनको खुशी मनाएं। आप अभी पूरे जन को क्या आह्वान कर रहे हैं? आप जन को यह आह्वान है जो संदेश माननीय विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिया है कि हमें दीपक लगाने हैं, बंधनवार लगानी है, घर को सजाना है, मंदिरों को जगमग करना है और जिस समय पे इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो हम सब अपने पास वाले स्थान पे मंदिरों पे रहे, मंदिरों की साफ सफाई पर ध्यान दें। आज हम वही संदेश लेकर हम बैठे। हमने इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से यह बताने का काम किया है कि प्रभु भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे तो दिवाली मनाई गई। अब तो सदियों के बाद लौट रहे हैं। पूरा विश्व इस उमंग में है कि हमें दूसरी दिवाली मनानी है। इमाम द्वारा मुफ्ती और नायब काजियों द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक पार्टी पक्ष में मसाजिदों से एक पार्टी के लिए वोट डालने के लिए किए गए ऐलान से काफी लोगों को नाराजगी हुई है और इसी को लेकर मसाजिद कमेटी के सचिव यासिर अराफात को कई सामाजिक संगठनों के द्वारा शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इमाम द्वारा मुफ्ती और नायब काजियों द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक पार्टी पक्ष में मसाजिदों से एक पार्टी के लिए वोट डालने किए गए ऐलान से काफी लोगों को नाराजगी हुई है और इसी को लेकर मसाजिद कमेटी के सचिव यासिर अराफात को कई सामाजिक संगठनों के द्वारा शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की।
सर ऐसी कुछ शिकायतें आई थी कि मस्जिद कमेटी द्वारा किसी एक राजनीतिक पार्टी को लेकर मस्जिदों से ऐलान किए गए थे, जिसमें कई मस्जिद कमेटी के लोगों के नाम निकल के सामने आए हैं। उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी कहा गया है, जिन्होंने एक तरफा पार्टी का समर्थन दिया है, जबकि वो शासन द्वारा सैलरी लेते थे। तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये मामला हमारे संज्ञान में गुज़िश्ता हफ्ते 3-4 आवेदन आए इस संबंध में शिकायती। उसमें जो भी संबंधितों की शिकायत की गई है उसमें हमने उनको नोटिस इशू कर दिए हैं और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी उन पर, अनुशासनहीनता अगर पाई जाती है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। सर किन किन लोगों के नाम हैं इसमें? देखिए, आवेदन पे तो बताना है, 4 आवेदन, अभी आज भी एक आवेदन आया है। इसमें परवेज़ नदवी, दानिश परवेज़ नदवी, काजी अजमत शाह मक्की और शाहवेज़ परवेज़ के नाम आए हैं। तो अगर ये इस चीज़ में मुलव्विस पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या ऐसे लोगों को कोई आदेशित किया गया था क्या वफ़ की तरफ से, या उन्होंने अपनी मर्जी से ही किसी पार्टी का समर्थन किया है? ये हम कैसे कह सकते हैं? ये तो हमारे जानकारी में अभी आप संज्ञान में आवेदन लाए हो, इसी पर तो हम कार्रवाई करेंगे। आपने शिकायत की है, इसकी जांच होगी और शिकायत अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सनबर पटेल ने बताया है कि वक्फ बोर्ड की कारगुजारी बताया, मीडिया से चर्चा कर बताया कि वक्फ बोर्ड की अकादमी बड़ी है और वक्फ बोर्ड परिसर से या वक्फ बोर्ड के किसी भी कर्मचारी ना तो रिश्वत ले सकता है और ना ही कोई लालच देकर काम करा सकता है। सर अक्सर देखने में आ रहा है सर, ताजुल मसाजिद के पीछे जो एबीएम हॉस्पिटल वाली तरफ जो जीने हैं वहां पर लोग बैठ करके गंदगी कर रहे हैं, पान खा के थूक रहे हैं। तो ये इसके लिए क्या निर्देश है सर, आपका क्या कहना है? आपने संज्ञान में लाया है, मुझे तो अच्छा दिखता है। मुझे लगता था कि जब मैं जयपुर गया और जिस तरह से वहां पिंक सिटी देखने को मिलती थी, और हम जब ताजुल मसाजिद को देखते हैं और एक जैसी दुकानों का कलर और एक जैसे ताजुल मसाजिद पर कलर, तो मुझे तो बड़ा फील गुड होता था। लेकिन अब आपने बताया कि कहीं गंदगी भी है, तो ये इस प्रकार से तंबाकू खाना, इस प्रकार से धूम्रपान करना सार्वजनिक जगह पर, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 04 में भी अपराध है। 2003 में इसकी व्यवस्था की गई थी। इसलिए इस ऐसी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं होना चाहिए। और खास करके ताजुल मसाजिद कैंपस जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, और जो ताजुल मसाजिद ही मुझे लगता है इसलिए कहा जाता है कि वो मस्जिदों की में जब अनेक मस्जिदों का ताज हो या अनेक मस्जिदों में जो बड़ी मस्जिद होती है तो इसलिए वो मसाजिद हुई। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। इतनी ऐतिहासिक मस्जिद जिसको दुनिया भर में ये कहा जाता था कि वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसकी खूबसूरती बनाए रखना, उसकी सुंदरता बनाए रखना, उसकी स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपने बोला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसी स्थिति से बचना चाहिए और हम भी इस पर जो कार्रवाई हो सकती है वो निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू भाई। आइए बहन, आइए बेटी। सर स्वागत है आपका। सर देखने में आया है कि कई ऐसे लोग हैं जो वक्फ की संपत्तियों पे काफी लंबे समय से रह रहे हैं और वो आना चाहते हैं, किराएदारी कराना चाहते हैं, किसी तरीके से कुछ देना चाहते हैं, वक्फ की संपत्ति में इजाफा हो, तो उनके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन निकाली आपने? देखिए, हम तो अपील करते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से कि ऐसे तमाम लोग जो वक्फ की संपत्तियों का उपयोग कर रहे हैं लेकिन वक्फ को किराया नहीं दे रहे हैं, मेरी उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि आप ही के परिवार के लोगों ने, आप ही के खानदान या आप ही के भोपाल के निवासियों ने इन संपत्तियों को वक्फ किया है और इसलिए किया है कि ये गरीब जरूरतमंद के काम आए। अगर आप इसका किराया नहीं देंगे, आप इसका रेंट नहीं देंगे, आप इसको सही तरीके से पैसा औकाफ को या वक्फ बोर्ड को नहीं देंगे, तो बताइए आपकी वेलफेयर के काम कैसे होंगे? आज हमको जो हमारी ऐसी बहनें जो विधवा है उनको इमदाद देना है, ऐसे गरीब जरूरतमंद जो लोग हैं उनको हमको मदद करना है, तो कैसे करेंगे? तो मेरी उनसे विनती है, गुजारिश है कि ऐसे सारे लोग फॉर्मेट में आए। जहां तक आपका सवाल है कि कुछ लोग ऐसे जो आना चाहते हैं, मैं इस्तकबाल करता हूं। अभी तेजी से हमारे यहां ऐसे लोगों को आना बढ़ा है। पिछले 6 माह से इमाम मुअज्जिन की जो तनख्वाहें हमारे यहां से नहीं दी गई थी,
हमारे आने के बाद, इस बोर्ड के आने के बाद उनकी पुरानी तनख्वाहें भी दे दी गई है और उनको रेगुलराइज भी किया गया है। 6-6, 8-8 महीने से ऐसी हमारी जो बहनें हैं, माता हैं, जो विधवा हैं और उनको यहाँ की इमदाद नहीं मिली थी, उन सबको रेगुलराइज किया है। ऐसी 31 मस्जिदें जिनमें 1 रुपया भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, वहां पर जो हम लोग 2600 रुपया उनके मेंटेनेंस के लिए देते थे, उसको 3500 करके पुराना भी सब पैसा दे दिया गया है और नया भी उनको रेगुलराइज कर दिया गया है। अब ऐसे कुछ लोग और बचे हैं, तो हमने पट्टा अधिनियम के तहत भारत सरकार के वक्फ काउंसिल से 32 NA के तहत हमने परमिशन ले ली और हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कानूनन कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा गरीब हैं और पट्टा अधिनियम के तहत अगर पैसा उनका बहुत ज्यादा है और वो देने की स्थिति में नहीं है, तो यहां से अधिकारी जाते हैं, सर्वे करते हैं, उनके मकान पर जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बयान लेते हैं और 32 NA के तहत नेगोशिएशन करके एक उचित राशि जो उनको भी मंजूर हो और वक्फ बोर्ड का भी कुछ भला हो जाए, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपील करता हूं आपसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात का फायदा ले, जिससे कि वक्फ बोर्ड की भी इनकम बढ़े और लोग वैधानिक रूप से रेगुलराइज हो सके। सर, कई जगह पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कई उद्योगपतियों ने कब्जा कर रखा है, जिसके आवेदन भी आपके पास आ चुके हैं, पर उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जहां पे मॉल और दुकानें निकाले जा रही हैं। पुरानी सब्जी मंडी का मामला है। एक भी ऐसा मामला नहीं है मेरे कार्यकाल के बाद जिसमें मेरे पास कोई आवेदन आया और मैंने उस पर कार्रवाई ना की हो। जिस प्रबंध कमेटी को हमने बनाया, हमारे बोर्ड ने बनाया, अगर उस पर भी कोई वैधानिक शिकायत आई है, हमने तत्काल धारा 67(2) का नोटिस दिया है उनको और उनसे जवाब मांगा है। तो यहां कोई सगा नहीं है और कोई अपना नहीं है, सारे सगे हैं और सारे अपने हैं। वैधानिक रूप से हम इस बोर्ड को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी वैधानिक रूप से कई जगह ऐसी देखने में मिली है जहां वक्फ बोर्ड की जगह होने के बाद भी दुकान, स्कूल और ऐसी कई चीजें सामने आ रही हैं और उनमें कई नेताओं के नाम आने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, ऐसा लोगों का कहना है। मेरे पास जितनी शिकायतें आई हैं उन सब पर वैधानिक रूप से जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वैधानिक रूप से, मैं पुनः आपको रिपीट करता हूं, मैं जब 29 अप्रैल को मैंने चार्ज लिया था तो उस दिन का भी आप मेरा वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, तब भी मैंने यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूं। वैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड की एक एक इंच संपत्ति को बचाने के लिए यह वक्फ बोर्ड प्रतिबद्ध है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाते मैं भी प्रतिबद्ध हूं। लेकिन अगर वैधानिक नहीं है और बिना वजह किसी को परेशान किया जा रहा है, उसके लिए हम तैयार हैं। सर, जैसे कि कई लोग बगैर सूचना दिए छतें डालने लगे। राबिया गार्डन की हुई जनसुनवाई में शिकायतें कैचमेंट एरिया वाली 4 छत झील के किनारे हो रही है और निर्माण शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। झील के किनारे हुए निर्माण की चारों ओर हो रही है चर्चा। जनसुनवाई में पहली सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की शिकायत, कहा अविलंब निर्माण रुकवाकर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। हाँ, ये मैं मार्क कर देता हूँ। समस्या ये है कि जो राबिया गार्डन है, जो बड़े तालाब के स्थित है, उस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रही है, रॉन्ग है वो, और अवैध रूप से कब्जा किया जा रही है और किसी तरीके से बड़े तालाब का पूरा स्थित छुपाया जा रही है, उसको पूरा अतिक्रमण करके पूरा छुपाया जा रही है। उस पर 200 फ्लैट बनवाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने बेड़ागढ़ के एसडीएम साहब से कही थी। कई महीनों से हम उनके पास जा रहे हैं, तो वो सुनवाई कर ही नहीं रहे हैं। उनके पास ये केस है और आखिर हार मान के हमें आज कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा और जन सुनवाई में लेटर देना पड़ा। अभी तक कितने वहाँ पर कुछ निर्माण वगैरह हुए हैं? जी हाँ, 200 फ्लैटों का निर्माण हुआ है और अभी भी कार्य वहाँ चल रही है। अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, आपके माध्यम से शायद ये शिकायत आगे बढ़े और वो निर्माण रोका जाए। इससे पहले और कहाँ शिकायत की है आपने? मैंने एसडीएम में शिकायत की थी यहाँ पर बेड़ागढ़ की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और वहाँ के जो एसडीएम साहब हैं, जब भी मैं मिलने गई हूँ मुझे इंतजार करवाया गया है और मिले ही नहीं है। एक बार मिले तो किला में देखता हूँ, किला कैंपस पे चल के आप मिलिए मुझे, तो कैंपस में मैंने 2 घंटे इंतजार किया लेकिन एसडीएम साहब नहीं पहुँचे। अभी तक कितना निर्माण हो चुका है? वहाँ 200 फ्लैटों का निर्माण हो चुका है और अभी भी निर्माण चल ही है। पूरा नाम आपको बताइए। क्षमा तनवीर जी। कौन सा वार्ड है ये एरिया जो लगता है? वार्ड नंबर कितना है?
ये उत्तर विधानसभा में आता है। उत्तर विधानसभा में आता है। कैचमेंट एरिया है ये, झील के किनारे। एरिया में अतिक्रमण की खबरें आ रही हैं, कैसे आए आप लोग और कहां तक शिकायत कर दी है अभी तक? हमने उसकी शिकायतें बहुत जगह की है, लेकिन अभी तक कोई से भी अधिकारी या एसडीएम या किसी भी अधिकारी ने उसको संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए आज जनसुनवाई में आए हैं। अब देखते हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी क्या करते हैं जनसुनवाई में, क्योंकि कैचमेंट एरिया है, तालाब का मामला है, इसलिए उस पर जो निर्माण हो रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या वजह मानते हैं जिसको लेकर अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई है? क्या है, अधिकारी और कर्मचारी जितने भी सब मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है हम लोगों को, इसीलिए इतने दिनों से कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर नहीं मिले होते तो कार्रवाई हो ही जाती। सर कैसा देख रहे हैं, काफी खबरें आ रही हैं ऐसे वहाँ पर अतिक्रमण की, कैचमेंट एरिया में निर्माण हो रहा है ऐसा सुनाई दे रहा है। भोपाल का जो बड़ा तालाब है ये एक धरोहर है, विश्व धरोहर है, और इसको कैचमेंट रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, जो कि विश्व में कम जगहों को मिला हुआ है। तो वेटलैंड भी है, यहाँ पर बाहर के भी पक्षी वगैरह सब आते हैं। प्रदूषण के नाम पर अमृत योजना में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन स्थिति अब इसको रोकना चाहिए नगर निगम के अधिकारियों को, लेकिन वहाँ पर शिकायत होने के बाद भी इतना बड़ा निर्माण हो रहा है कि कई प्रदूषण चिन्ह खड़े करता है। वो टेपर वाला इलाका है, वहाँ पर ना तो कोई एसटीपी है, उसका सीवेज कहाँ जाएगा? जब 200 फ्लैट रहेंगे तो कम से कम 1000-2000 लोगों का वहाँ निवास होगा। और जब शिरीन नदी है, शिरीन नदी को सुखा के 50 मीटर तक, तो कई जगह पे 100 मीटर और 150 मीटर तक का भी प्रावधान है। तो वहाँ पर किस आधार पर हो रहा है? 59 के जो दस्तावेज तो उनमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके, और ये बड़ी सांठगांठ है। भू माफिया जो है वह सक्रिय है, और अगर इस पर प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया तो ये राजा भोज हमारे जो कि महान शासक थे, भोपाल के निशान थे, उनकी धरोहर है, उसको बचाना हम सबका कर्तव्य है, शासन प्रशासन का। और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इनको शुद्धता से जांच हो, और जो भी दोषी हो उन पर तुरंत FIR होकर उनको जेल भेजें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है। जी जी सर, कैसा देख रहे हैं? जल जंगल और जमीन को बचाएंगे और सरकार से लड़ जाएंगे। वहीं आज कलेक्टर भोपाल को ज्ञापन देने पहुंचे सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर सरकार से ये मांग की है कि अविलंब जल जंगल जमीन को बचाना है, चाहे जो कदम उठाना पड़े, सरकार इस ओर ध्यान दे। देने के लिए आए हैं, क्या मामला है ये हसदेव बचाओ, ये पूरा मामला बताएं। ये हसदेव बचाओ जो मामला है वो बहुत पहले से, लगभग 2011 से ये प्रोजेक्ट जो काम पे चल रहा है, इसके लगातार ग्रोथ के कारण ही अभी तक हसदेव बचा हुआ है। इस हसदेव बचा हुआ है, इसमें प्रोजेक्ट जो अडानी एंड समूह का जो प्रोजेक्ट पूरा, जिसमें कि इसकी माइनिंग का पूरा मैटर है, इसके विरोध में हम लोग पूरा ये ज्ञापन देने आए हैं। इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि हसदेव जो पूरा का पूरा सर्कल है, उसमें 3 जिले की बॉर्डर टच करती है। छत्तीसगढ़ में ये हसदेव है, और वहाँ पर लगभग बहुत बड़े हेक्टेयर में इसका ये एरिया फैला हुआ है, और वहाँ पर आदिवासी लोग वहाँ पर रहते हैं, जो कि वहाँ का देखभाल करते हैं, एवं वहाँ के हसदेव में बहुत से जीव जंतु, हाथी वगैरह बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अभी जो छोटे छोटे प्रकार से इलीगल रूप से जो छोटी छोटी कटाई की जा रही है, उसके कारण बहुत से जीव जंतुओं को बहुत नुकसान हो रहा है। वो अपना घर छोड़कर यहाँ शहरों में निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है। और इसके बाद जो वहाँ के लोकल लोग विरोध जो कर रहे हैं, वहाँ पर दबावपूर्वक बलपूर्वक वहाँ पर उनको जेल में डाला जा रहा है, आंदोलनकारियों को जेल में डाला जा रहा है, और उसे हसदेव बचाओ आंदोलनकारी के रूप में नहीं, किसी और रूप में ही उसे जेल के अंदर रखा गया। और इन्हीं सभी प्रतिक्रियाओं का, इन्हीं सभी गतिविधियों का हम पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। हम लोग अभी जिला भोपाल से हैं, और हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जगह जगह जाकर हसदेव को बचाने के लिए लोगों में मुहिम छेड़ रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि हसदेव आखिर है क्या। आपके संगठन का नाम क्या है, और आपका अपना नाम भी बताइए। मैं नीरज बारीवा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ पैसे से, एवं हम लोग जो आज ज्ञापन देने आए वो जय आदिवासी युवा शक्ति के लेटर हेड पर हम ज्ञापन देने आए, और जो कि जयस के प्रदेश अध्यक्ष साधना उइके जी हमारे साथ हैं। थैंक यू। वनों को बचाने की जो मुहिम चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो हसदेव को लेकर आपने ज्ञापन दिया है। सभी को मेरा सेवा जोहार। जल जंगल जमीन को बचाएंगे और सरकारों से लड़ जाएंगे, तो ये हमारा नारा है साथियों। क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, दोषित किया जा रहा है,
खनन के नाम से मतलब विकास के नाम से विनाश किया जा रहा है। वहाँ के जो कोयला खदान आप सभी ने देखा होगा, जाना होगा, छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल जो कि पूरा भारत देश का दिल कहा जाता है, यहाँ सबसे बड़ा जंगल है, उस जंगल को माइनिंग के नाम पर काटा जा रहा है, कोयले खदान के नाम पर काटा जा रहा है। वहाँ के जो स्थानीय निवासी है, आदिवासी वहाँ के मूल मालिक लोग हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है। वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको मारा जा रहा है। तो बेचारे जो जीव जंतु हैं वो जंगलों से कहाँ जाएंगे? आप सभी लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे जो भालू के बच्चे थे उनको वायरल होते हुए देखा होगा कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? वहाँ के जो मूल मालिक लोग हैं वो जंगल छोड़ के कहाँ जाएंगे? जो सिर्फ और सिर्फ उस जंगल पर आश्रित है, उनके जीवन को तो आपने पूरी तरीके से खत्म करने का, क्योंकि वो जो वहाँ के स्थानीय निवासी है वो लोग तो कभी शहर सिटी में गए नहीं है, उनको तो पता भी नहीं कि वहाँ का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज क्या है। तो बेचारे वो जंगल में ही रहते हैं। तो वहाँ के जो मूल मालिक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आदिवासी है वो प्रकृति को ही पूजता है, प्रकृति को ही मानता है, उसके अनुसार ही वो चलता है। तो मैडम, वन विभाग क्या कर रहा है इस मामले में? इसके पहले कितनी आवाजें उठ चुकी हैं? सर, ये आवाजें तो 4-5 साल हो गए लगातार उठ रही है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सुन रही। पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही हाल था, और अब तो डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी यही हाल है। जब मोदी जी कहते हैं गारंटी की बात करते हैं, तो उनकी गारंटी यही थी कि जितने भी वन है उनको काटा जाए, उनके पेड़ पौधे को काटा जाए, यही उनकी गारंटी। मेरा सवाल है मोदी जी से कि आपकी यही गारंटी कि वहाँ के जीव जंतुओं को मारा जाए, वहाँ के पेड़ पौधों को मतलब कि उखाड़ के फेंका जाए? तो ये स्थिति वहाँ के राज्य में बन रही है, तो बहुत ही इस पूरे देश के लिए बहुत ही निंदनीय है कि हम लोग को बहुत दुख हो रहा है। आपका परिचय पूरा दे दीजिए। मेरा नाम साधना उइके है, मैं जेएस की प्रदेश अध्यक्ष हूँ नारी शक्ति से। थैंक यू।